25 दिसंबर को जेपी नड्डा के आवास पर एनडीए की बैठक हुई थी और इस बैठक के बाद जेपी नड्डा और अमित शाह ने ऐलान किया था कि दिल्ली विधानसभा का चुनाव एनडीए एकजुट होकर लड़ेगा। नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू दिल्ली में एनडीए उम्मीदवारों का प्रचार करने आएंगे। एकनाथ शिंदे और अजित पवार भी प्रचार करेंगे, तो चिराग पासवान भी बीजेपी के पक्ष में वोट मांगेंगे। बीजेपी हाईकमान ने इस बात का ऐलान ही किया था कि उसके 3 दिन बाद ही एनडीए टूट गया। सहयोगी एक के बाद एक उसका साथ छोड़ रहे हैं। एनडीए की जो बैठक हुई थी उससे ही दिखाई देने लगा था कि एनडीए एकजुट नहीं है, क्योंकि बैठक में ना तो शिंदे आए और ना ही अजित पवार और ना ही नीतीश कुमार दिखे। चिराग पासवान ने भी बैठक में हिस्सा नहीं लिया। अगर चंद्रबाबू नायडू को छोड़ दिया जाए तो एनडीए में शामिल बड़े दलों में से किसी भी पार्टी के प्रमुख ने एनडीए की इस बैठक में हिस्सा नहीं लिया था। अजित पवार की एनसीपी की तरफ से तो कोई नेता भी नड्डा के आवास पर नहीं गया, जिसके बाद ही संकेत मिलने लगे थे कि एनडीए के अंदर जबरदस्त टकराव है और अब एनडीए बिखरना शुरू हो गया है। तो आखिर क्यों बिखर रहा है एनडीए, इसी पर आज हम इस खास रिपोर्ट में करेंगे बात। नमस्कार, मैं आराधना। तो शुरू करते हैं हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। एनडीए बिखरता दिखाई दे रहा है। 25 दिसंबर को बीजेपी की तरफ से एनडीए की एकजुटता का दावा किया जा रहा था, लेकिन ये एकजुटता 3 दिन भी नहीं टिक पाई। जेपी नड्डा दावा कर रहे थे कि अजित पवार दिल्ली में बीजेपी के पक्ष में प्रचार करेंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह थी कि जिस बैठक में एनडीए की एकजुटता दिखाने की कोशिश हो रही थी उसमें अजित पवार शामिल ही नहीं हुए थे। यहां तक कि अजित पवार की पार्टी के दूसरे नेता भी बैठक में शामिल नहीं हुए, ना तो प्रफुल्ल पटेल आए और ना ही सुनील तटकरे। इसके बाद से ही इस बात के संकेत मिलने लगे थे कि अजित पवार बीजेपी हाईकमान से नाराज हैं और इसका कारण था कि बीजेपी सरकार में उनका कद घटाने की कोशिश हो रही है। बीजेपी ने अजित पवार से दिल्ली में प्रचार करने को तो कह दिया, लेकिन सीटें छोड़ने को वो तैयार नहीं हुई, जबकि अजित पवार की पार्टी एनसीपी की नजरें इस वक्त राष्ट्रीय दल के दर्जे पर है और पहले भी एनसीपी दिल्ली में चुनाव लड़ती रही है। विधानसभा में एनसीपी के विधायक चुने जाते रहे हैं। ऐसे में अजित पवार दिल्ली में दम दिखाने के संकेत पहले ही दे चुके थे और अब बीजेपी की तरफ से जब यह तय किया गया कि वो जेडीयू और एलजेपी को सीट दे सकती है लेकिन एनसीपी को नहीं, उसके बाद अजित पवार ने भी अपने तेवर सख्त कर लिए और दिल्ली में 11 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया। एनसीपी की सूची आते ही पूरे एनडीए में खलबली मच गई है, क्योंकि अब जीतन राम मांझी भी जल्दी ही हिंदुस्तानी आवामी मोर्चा के लगभग 30 उम्मीदवारों के ऐलान की तैयारी में है। वो पहले ही घोषणा कर चुके हैं कि दिल्ली में हम चुनाव लड़ेगी। वहीं एकनाथ शिंदे के तेवर भी बता रहे हैं कि जब तक वो महाराष्ट्र के सीएम थे तब तक वो बीजेपी के दबाव में दूसरे राज्यों में उम्मीदवार नहीं उतार रहे थे, लेकिन अब ना तो उनके पास सीएम पद बचा है और ना ही वे बीजेपी के दबाव में हैं, बल्कि उनके तेवर पहले से तीखे नजर आ रहे हैं। उनकी तरफ से भी दिल्ली में शिवसेना के उम्मीदवार उतारने की तैयारी है। लेकिन आज की बात करें तो फिलहाल पहला झटका अजित पवार ने दिया है। एनसीपी ने उम्मीदवारों की जो सूची जारी की है उसमें पार्टी ने बुराड़ी से रतन त्यागी को मैदान में उतारा है, वहीं बादली से मुलायम से, मंगलोपुरी से खेमचंद, तो चांदनी चौक से खालिदुर रहमान को टिकट दिया है। बल्ली मारान सीट से मोहम्मद हारून मैदान में है, तो छतरपुर से नरेंद्र तंवर और संगम विहार से कमर अहमद है। अब बात करें ओखला सीट की, तो यहां से इमरान सैफी को टिकट मिला है। लक्ष्मी नगर से नमाहा को, सीमापुरी से राजेश लोहिया मैदान में है और गोकुलपुरी से जगदीश भगत का नाम शामिल है। वैसे एनसीपी के कार्यकारी अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल ने यह भी कहा है कि अगर बीजेपी हाईकमान चाहेगा तो हम कुछ उम्मीदवार वापस भी ले सकते हैं। अगर बीजेपी के साथ गठबंधन हो जाता है तो हम गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे, नहीं तो एनसीपी अलग लड़ेगी और इसकी तैयारियां भी चल रही हैं। इसलिए 11 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया गया है। कुछ और सीटों पर भी उम्मीदवार उतारे जा सकते हैं। एनसीपी उम्मीदवारों की सूची सामने आने का असर महाराष्ट्र में भी दिखाई दे रहा है। दरअसल कहा जा रहा है कि सरकार में मंत्रियों को विभागों के बंटवारे के बाद से ही टकराव दिखाई दे रहा है और इसका असर दिल्ली तक दिख रहा है। इस बीच खबर यह भी आ रही है कि अजित पवार और शरद पवार के बीच सुलह हो सकती है और दोनों दल एनसीपी और एनसीपी एससीपी का विलय भी हो सकता है। ऐसे में जिस तरह से अजित पवार बीजेपी को अपने तेवर दिखा रहे हैं, उससे साफ हो रहा है कि शरद पवार के साथ सुलह होने पर अजित पवार एनडीए छोड़कर इंडिया गठबंधन में जा सकते हैं। वैसे बीजेपी की चिंता को नीतीश कुमार ने भी बढ़ा दिया है। खबर है कि वो दिल्ली आ रहे हैं। नीतीश कुमार के दिल्ली आने की खबर से ही एनडीए में हलचल मच गई है, क्योंकि जेडीयू दिल्ली विधानसभा चुनाव लड़ेगी ये तय माना जा रहा है। ऐसे में अब वो भी एनसीपी की तरह अकेले लड़ेगी या फिर 2020 की तरह बीजेपी से गठबंधन करेगी, अभी तक ये साफ नहीं हुआ है।
वैसे बीजेपी की प्रदेश इकाई जेडीयू से गठबंधन का विरोध कर रही है, लेकिन नीतीश कुमार के जो तेवर इस वक्त चल रहे हैं, उसके बाद कहा जा रहा है कि बीजेपी 2 से 3 सीट नीतीश कुमार को दे सकती है। फिलहाल सभी की नजरें नीतीश कुमार पर टिकी हुई हैं। जेडीयू की तरफ से तो कह दिया गया है कि नीतीश कुमार मेडिकल चेकअप के लिए दिल्ली गए हैं, लेकिन सभी की नजरें इस बात पर टिकी हुई हैं कि क्या नीतीश की मुलाकात दिल्ली में अमित शाह से भी होगी, क्योंकि अमित शाह के बयान के बाद से ही बिहार की सियासत में बवाल मचा हुआ है। शाह ने कहा था कि बिहार में अभी सीएम उम्मीदवार तय नहीं है। शाह के इस बयान पर जेडीयू की तरफ से खुलकर नाराजगी जताई गई। नीतीश कुमार ने बीजेपी नेताओं से दूरी बना ली और इसके बाद बीजेपी हाईकमान भी बैकफुट पर आ गया। दिल्ली में खलबली मच गई। नीतीश को मनाने के लिए फिर बीजेपी की तरफ से उनके समर्थन में दर्जनों दिग्गजों से बयान दिलाए गए। और अब नीतीश दिल्ली आ रहे हैं तो ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या वो अमित शाह से मुलाकात करेंगे, क्योंकि जिस तरह से नीतीश की नाराजगी की खबरें सामने आ रही है और वो जिस तरह से तेवर दिखा रहे हैं, ऐसे में ये सवाल बेहद अहम हो जाता है। अगर नीतीश कुमार की अमित शाह से या फिर जेपी नड्डा से मुलाकात नहीं होती है तो फिर यह साफ हो जाएगा कि अजित पवार से भी बड़ा झटका नीतीश कुमार बीजेपी को देने की तैयारी कर रहे हैं। अजित पवार ने सिर्फ दिल्ली में उम्मीदवार उतारे हैं। नीतीश कुमार दिल्ली की कुर्सी को हिला सकते हैं तो बिहार में पूरी सरकार बदल सकते हैं। जेडीयू के नेताओं की तरफ से अभी तक कोई संकेत नहीं दिया गया है कि नीतीश कुमार दिल्ली में शाह से मिलने वाले हैं या नहीं, लेकिन यह तय माना जा रहा है कि अमित शाह के दिल्ली दौरे पर उनकी बीजेपी नेताओं से मुलाकात तय है। दरअसल अमित शाह का एक और बयान इस वक्त बीजेपी की मुसीबत बना हुआ है। 17 दिसंबर को उन्होंने बाबा साहब अंबेडकर पर टिप्पणी कर दी थी, जिसे लेकर पूरे देश में ही शाह के इस्तीफे की मांग चल रही है। नीतीश कुमार ने अभी तक इस मामले में शाह का बचाव नहीं किया है, जबकि बीजेपी चाहती है कि पूरा एनडीए इस मुद्दे पर एकजुट दिखाई दे और कांग्रेस पर पलटवार करे, लेकिन नीतीश कुमार के तेवरों से बीजेपी ही बैकफुट पर दिखाई दे रही है। ऐसे में यह भी कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार से मिलने की तैयारियों में इस वक्त बीजेपी हाईकमान ही जुटा हुआ है और ऐसे में अब सभी की नजरें नीतीश कुमार की अमित शाह और जेपी नड्डा के साथ होने वाली मुलाकात पर टिकी हुई है। अगर यह मुलाकात नहीं होती है और नीतीश कुमार अपनी जांच कराने के बाद वापस बिहार लौट जाते हैं तो फिर यह तय माना जाएगा कि 14 जनवरी को खरमास खत्म होने के बाद बिहार में बड़ा खेला हो जाएगा और इसके संकेत राहुल गांधी के पटना दौरे के प्लान से भी मिल रहे हैं। दरअसल कांग्रेस सांसद राहुल गांधी 17 जनवरी को पटना जा रहे हैं और उनके बिहार में मौजूदगी के बीच बिहार में बड़ा खेल हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से नीतीश कुमार की बीजेपी से नाराजगी की खबरें लगातार सामने आ रही हैं और कहा यह जा रहा है कि बीजेपी उन्हें मनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन अभी तक इसमें उसे कोई सफलता मिलती नहीं दिखाई दे रही है। ऐसे में अटकलें इस बात की लगाई जा रही हैं कि नीतीश कुमार एक बार फिर पलटी मार सकते हैं और बीजेपी को बड़ा झटका दे सकते हैं। और जब राहुल गांधी 17 जनवरी को पटना जा रहे हैं तो ऐसे में नीतीश कुमार की राहुल गांधी से मुलाकात भी हो सकती है और राहुल गांधी उन्हें इंडिया गठबंधन में शामिल होने का न्योता भी दे सकते हैं। पहले से ही ये खबरें आ रही है कि आरजेडी ने अपने दरवाजे नीतीश कुमार के लिए खोल रखे हैं। आरजेडी नेताओं के तेवर नीतीश कुमार को लेकर लगातार नरम होते दिख रहे हैं और अब राहुल गांधी के इस दौरे ने बीजेपी की नींद उड़ा दी है। तो ऐसे में देखना यह होगा कि कैसे ये दौरा बीजेपी के लिए बड़ा झटका साबित हो सकता है। तो आज इस स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार।